हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता जिसे कहते हैं, या जिसे हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युग भी कह सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है, जो एग्जैक्ट माना जाता है, वो 2300 से 1750 बीसी या ईसा पूर्व माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट। इसको बिफोर कॉमन एरा भी कह सकते हैं। तो इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहला नगर ये लोग बनाते हैं। यहाँ पे संस्कृति जो है नगरीय संस्कृति थी यहाँ पे। और इसे आधे इतिहास काल में, मतलब मेटल एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज या ब्रॉन्ज एज, यानी इसको कांस्य युग भी कहते हैं। कांस्य जो होता है, ब्रॉन्ज जो होता है, वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक कॉपर प्लस एसन, यानी टिन और कॉपर से मिला होता है। उसके अलग एक ब्रास होता है। ब्रास पता है, पीतल। तो पीतल अलग होता है। पीतल जो होता है कॉपर और जिंक से बना होता है, कॉपर और जस्ता से बना होता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये रेडी हो गया, जिसको प्रथम नगरीय क्रांति कह लेते हैं, क्योंकि ये प्रथम पहली धातु उत्तरदायी थी इस समय। तो कांस्य युगीन इसको सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण अगर बात करें तो इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया था जॉन मार्शल ने 1905 में। और आधुनिक इसका प्रासंगिक नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा ये नगर है। हड़प्पा की खोज पहले हुई थी 1921 में। दैट्स वाई इसको हड़प्पा या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। इसका समकालीन यानी स्थानिक नाम क्या था? इसको मेलुहा कहते थे। मेलुहा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मेलुहा कहते हैं। सिंधु सभ्यता का जो काल विभाजन है, जो मोस्ट मेच्योर पीरियड है, वो आपका सिंधु सभ्यता जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये 2300 से 1750 बीसी के बीच में। तो बिफोर क्राइस्ट मैं यूज कर रही हूँ, या ईसा पूर्व जिसे हिंदी में कहते थे। सिंधु सभ्यता से पूर्व भी पाषाणकालीन सभ्यता आपने देखा होगा, वो मैं अलग से करा दूंगी। तो 2300 बीसी से जो पहले का है वो है, और उत्तर सिंधु सभ्यता जो कि 1750 से 1500 के बीच का है। तो हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता की हम बात करें तो हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता में देखा जाए तो ये सब संस्कृति थी। कुल्लू संस्कृति, नाल संस्कृति, आमरी संस्कृति तो पाकिस्तान में है, और आमरी संस्कृति से ही एक महानगर बना मोहनजोदाड़ो। क्वेटा संस्कृति, झोप संस्कृति और बाड़ा संस्कृति से ही हड़प्पा बना। तो हड़प्पा महानगर, जो हड़प्पा नगर आया था, वो बाड़ा संस्कृति से आया था, और आमरी से मोहनजोदाड़ो। तो ये याद कर लेना। और कालीबंगा, जो कि आपको पता है, ये कालीबंगा नगर महानगर बना। और सोथी संस्कृति, बीकानेरी संस्कृति और कोट दीजी जो कि पाकिस्तान में है। तो ये सब संस्कृतियां थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोकेशन भी दिखा देती हूँ। देखिए, आमरी संस्कृति पंजाब में है, और सॉरी पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में ही इसी से मोहनजोदाड़ो संस्कृति का उद्भव हुआ था। मोहनजोदाड़ो नगर का उद्भव हुआ। और उसके बाद कोटजी देख सकते हैं यहाँ पे, उसी से ये वाला कोटजी है। और यहाँ पे जो बाड़ा संस्कृति है ना, बाड़ा संस्कृति से ही हड़प्पा बना। तो ये बाड़ा संस्कृति है। कालीबंगा इधर है तो कालीबंगा बना, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है संस्कृति जिससे डेवलप में हुआ महानगर का, वो याद कर लेना। सभ्यता और संस्कृति में अंदर क्या होता है? सिविलाइजेशन एंड कल्चर में आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज, मतलब सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो मानवीय गतिविधियों के भौतिक साक्ष्य सभ्यता के प्रमाण होते हैं। यानी जो सभ्यता है उसके भौतिक साक्ष्य मिलते हैं हमें, वो सिविलाइजेशन के अंदर आता है। और संस्कृति वो चीज़ें होती है जो एक अमूर्त अवधारणा होती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो हमारे सामने तो दिख नहीं रही है लेकिन वो विद्यमान है। तो ये उस सभ्यता में भी जो विद्यमान विशिष्टताएं होती हैं उसको हम कल्चर कहते हैं। क्लियर? ओके। तो जो अगर देखा जाए, जो इस संस्कृति जो सभ्यता है, इसका जो विस्तार हुआ था लगभग 1600 लाख किलोमीटर स्क्वायर हुआ था विस्तार क्षेत्र, ठीक है। और इसके स्थल्स जो अभी मिले हैं, जो साइट्स मिली हैं, लगभग 1400 हैं, 2000 तक पहुंच जाएगा। तो 1400 साइट्स मिली हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में मिली हैं 925 भारत में, 475 पाकिस्तान में। जो इम्पोर्टेंट दो है, जो अफगानिस्तान में दो मिली हैं, ये याद कर लेना। इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो ये देखिए, पूर्व पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। ये पूर्व में आलमगीर और सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान में है। और अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी नॉर्थ टू साउथ देखा जाए, तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर है, यहाँ से विस्तार इसका दैमाबाद महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये इसका विस्तार क्षेत्र है। अगर देखा जाए पूर्व से पश्चिम इसका जो था ये 1600 किलोमीटर था, और उत्तर से नॉर्थ के साइड में 1400 किलोमीटर इसका विस्तार था। ओके। सिंधु सभ्यता के समय काल के बारे में वैज्ञानिक ने बताया, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे
उन्होंने बताया उसमें सबसे मान्य जो है डीपी अग्रवाल का है, इन्होंने सही बताया था। और यही अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि 23 से 1750 के बीच। उसके बाद सीजी गैड का लगभग समान ही है, बस यहाँ 50 जुड़ गया है। और जॉन मार्शल का देख लीजिए, इन्होंने बताया था 3250 से 2750 बीसी बताया था, तो ये कंपैरिजन में आ सकता है। तो मान्य किसका है? डीपी अग्रवाल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उत्तर सिंधु सभ्यता ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव क्या हुआ। तो अलग अलग विचारक, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताया। तो सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का उद्भव, लोग बोलते हैं कि जो कुछ विचारक थे उन्होंने बोले कि ये विदेशी थे। तो ये जो विचार ये अमान्य हैं। इसमें अंदर प्रेमर, मार्टियर, विलर, गार्डन, ये सब लोग आते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का उद्भव जो हुआ था ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ था, ये थोड़ा मान्य है। और ये विचारक थे फेयर सर्वे, डी पीटरसन आदि। ठीक है, एक और उद्भव है जो कि भारतीय विचारक थे। तो क्रमिक रूप से भारत भूमि पर ही उद्भव हुआ था। और ये इसमें आते हैं जगपति जोशी, धर्मपाल अग्रवाल। ठीक है, और इसमें देख लीजिए विस्तार की बात करें तो मैंने बताया लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर विस्तार है। और अफगानिस्तान में जो दो क्षेत्र है ना, वो मुंडिकर और सुर्तहाई, ये याद कर ले, सुर्तघई और मुंडिका। ये लिखा हुआ थोड़ा ब्लर हो गया, मैं बोल रही हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो 1400 साइट्स मिले थे, ये सब मैंने बता दिया ऊपर। और विस्तार भी मैंने आई थिंक बता ही दिया था। तो धर्माबाद महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पे, और हिंडन नदी के पास आलमगीर जो मेरठ के पास है, और मांडा चिनाब नदी पे जम्मू एंड कश्मीर, और सुद का गेंडोर जो है वो यहाँ पे है, बलूचिस्तान पे। प्रचलित मत जो है किस लिए कि इनका पतन कैसे हो गया था। तो इसमें कुछ बोलते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, इसकी वजह से इनका पतन हो गया था, जिसमें ये आते हैं प्राकृतिक कुछ कारण थे जिसकी वजह से इनका पतन हो गया, या प्रशासनिक शिथिलता थी, जॉन मार्शल ने ये बताया था। आर्थिक असजगता थी, तो आधुनिक विचारक ने ऐसा बताया था। तो प्राकृतिक कारण के अंदर देख सकते हैं कि इसमें बाढ़, सूखा या जलधारा में परिवर्तन की वजह से, पारिस्थितिकी को सिस्टम इम्बैलेंस हो गया, महामारी, अग्निकांड या भूतात्विक परिवर्तन की वजह से इनका पतन हो गया। पतन की बात करें तो पतन सिंधु सभ्यता का जो पतन है अकस्मात नहीं हुआ था, पर्यावरणीय और प्राकृतिक कारणों से सम्मिलित प्रभाव के कारण स्वरूप हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्वरूप धीरे धीरे पतनशीलता को प्राप्त हुआ। नगर नियोजन की बात करें तो इनमें प्लानिंग कैसी थी, तो नगर में एक रूपता थी, सामान्यतः द्विस्तरीय नगर मिलते थे, यानी एक गढ़ होता था और एक सामान्य लोगों के लिए होता, तो द्विस्तरीय नगर मिलते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है इसमें। तो अभी हम वो अपवाद देखेंगे कि जो कि कहाँ आपको देखने को मिलेगा, धौलावीरा में। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। नगर जो होते थे ये इधर से, यानी यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर विकसित किए जाते थे। और जो पश्चिम का हिस्सा होता था ये थोड़ी ऊंचाई पर विकसित किया जाता है, एज यू कैन सी है। तो ये जो होता है ऊंचाई पर बनाया जाता है, और ये पूर्व का हिस्सा है, ये पश्चिम का, ये पूर्व का हिस्सा है। और ये कृत्रिम ऊंचाई होती थी, तथा सुरक्षा दीवार के घेर, जो इसको गढ़ी कहते थे, और ये सुरक्षा दीवार से घिरी होती थी। और जो पूर्वी हिस्सा था वो निचला था, ये आम जनों के निवास के लिए रहता था। तो ये सुरक्षा दीवार बिना सुरक्षा दीवार के होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अभी जो मैंने बताया द्विस्तरीय व्यवस्था थी, एक कड़ी और एक पूर्व में इधर निचला। लेकिन धौलावीरा में त्रिस्तरीय नगर देखने को मिलता है, जो कि ये आपको देखने को मिलेगा, ये अपवाद है या एक्सेप्शन है। ओके, तो उदाहरण मोहनजोदाड़ो का भी देख लीजिए इस तरीके से। ये मोहनजोदाड़ो और लोथल में आपको द्विस्तरीय देखने को मिलेगा। सड़कों का जाल विद्यमान था, एक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें ग्रिड प्रणाली में युक्त थी। इसमें ड्रेनेज वाटर मैनेजमेंट था, विशिष्ट जल प्रबंधन था, स्वास्थ्यप्रद नगर नियोजन था इनका। सिंधु सभ्यता सुसंगठित, सुव्यवस्थित, मानकीकृत स्वास्थ्यप्रद नगर नियोजन से संयुक्त थी। ऐसी व्यवस्था इस समय तक संपूर्ण विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था उस समय थी कि टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ ऐसा था नहीं, तब भी वहाँ की व्यवस्था अच्छी थी। सड़कों के प्रकार की बात करें तो सड़कें मुख्य सड़क होती थी, उप सड़क होती थी और गलियाँ होती थी। देखिए, सड़कें सामान्यतः कच्ची होती थी, लेकिन इसमें भी अपवाद है जो कि हमें कालीबंगा में देखने को मिलता है। इसमें जो कालीबंगा में सड़क को टूटे मृत भांडों से पक्का करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। ये कालीबंगा में मिलता है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा का मतलब चूड़ियाँ हैं, काली चूड़ियाँ। और जो सड़कें होती थी जैसे अभी आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, ये सड़कें इस तरीके से होती हैं, इधर चपटी सी होती है और ऊपर उठी सी होती है इधर। तो ये सड़कें इसलिए होती थी सो दैट वर्षा का जो पानी है, रेन वाटर है, वो नीचे की तरफ जाए और रास्ता पे मतलब
यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए पानी की वजह से। तो सड़कें ऐसी होती थी, बीच में थोड़ा ऊंची और किनारे पर नीची होती थी। दधेरी की बात करें तो दधेरी एक साइट है, वो याद कर लेना, पंजाब में है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बट आगे भी मैं बता दूंगी। तो भवन की बात करें तो भवन निश्चित आकार व डिजाइन में मिलते थे, और भवन एक मंजिला होता था, कुछ भवन एक से अधिक मंजिला भी होते थे। रेन पाइप लकड़ी के खोखले तनों का प्रयोग रेन पाइप के रूप में किया जाता है, जो कि हमें कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं। भवनों की सुदृढ़ता और मतलब मजबूत होते थे, उपयोगिता ज़्यादा की जाती, ना कि सौंदर्यता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। घरों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क पर, जो मेन सड़क होती थी उस पर नहीं खुलती थी और गलियों में खुलती थी। लेकिन इसमें भी अपवाद है, जो लोथल है, लोथल की जो खिड़कियां एवं दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलती है। कहाँ? ये लोथल में। कमरों में दरवाजे और रोशनदान होते थे। तो ये क्लियर हो गया। भवने सामान्यतः पक्की ईंटों के बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ईंटों से बने हुए हैं। जो ईंटों की साइज होती थी, उसकी लंबाई अगर देखी जाए तो 4, चौड़ाई 2, और जो गहराई अनुपात हो, सॉरी, मोटाई जो होती थी वो 1 होती थी। 4:2:1 रेशियो का इनका, जैसे आपने कोई ईंट देखी है ना, मान सपोज दिस इज, जैसा भी बन जा रहा है ये है, तो ये जो लंबाई हो गई, ठीक है, अब ये चौड़ाई हो गई और ये यहाँ से मोटाई हो गई, तो ये इतने रेशियो की थी। भवन निर्माण के दौरान ईंटों को इंग्लिश बॉन्ड विधि से जोड़ा, जैसे ये विधि थी, सो दैट कभी भी कोई भी भूकंप या कुछ भी ऐसे प्राकृतिक आपदा हो तो एक ये हिलेगा तो ये तो नहीं हिलेगा ना, क्योंकि ईंट तो इधर जुड़ा हुआ है। ऐसा ही बनाना चाहिए, अभी भी बनता है, सो दैट ये अगर यहाँ पे जोड़ लगता है तो ये नहीं टूटेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, जोड़ यहाँ पे है, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे बनाया जाता था। सामान्य भवनों में ईंटों की चिनाई और जुड़ाई मिट्टी के गारों से की जाती थी। जल रोधी निर्माण, उदाहरण की बात करें तो नाले, स्नानागार हेतु तो चूना व जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। जिप्सम का प्रयोग आपने देखा होगा, जिप्सम का प्रयोग जब बेसिक या बेसिस, जो बेसिक सॉयल होता है, जो क्षारीयता जब बढ़ जाती है सॉयल में, तब जिप्सम या चूने का प्रयोग किया जाता है उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया। भवन के प्रकार की बात करें तो सार्वजनिक भवन होते थे और निजी भवन थे, व्यवसायिक भवन थे। सार्वजनिक भवन में सभा भवन होता था, हड़प्पा में मिला था साक्ष्य। निजी भवन तो होते ही थे, और व्यवसायिक भवन में आपका बाजार एक उदाहरण है। और जलमल प्रबंधन की बात करें तो पेयजल प्रबंधन था, इसमें भी निजी कुआं होते थे घरों में और सार्वजनिक कुआं भी होता था। वहित जल मल प्रबंधन के लिए निजी नालियां भी होती थी और सार्वजनिक नालियां होती थी। नालियां जो होती हैं मेन होल में मिलती थी, मेन होल जैसे अभी हम घर पे इसे बनाते हैं ना, यहाँ नालियां जाती, सो यहाँ देट सफाई हो सके, ठीक है, तो नालियां होती थी। और जो नालियाँ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, सीढ़ीदार नालियाँ होती थी। सीढ़ीदार मतलब अगर देखिए, अगर हम सीधी ऐसे ऐसे बना देंगे तो वाटर कभी नहीं जाके यहाँ पे फ्लो करना बंद कर देगा, सो जो भी गंदगी हो। लेकिन इसकी नालियाँ ऐसे सीढ़ीदार होती थी, सो दैट जो भी है ऊपर से नीचे, नीचे से ऐसे आए, ठीक है। सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो इसका सामाजिक जीवन, जो सैद्धांतिक स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। यहाँ एक और मेन पॉइंट करके मैंने लिखा है, ये एडवांस बीच बीच में मैं बताऊंगी। लोथल एवं सुरकोटदा जो है, दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो नगर क्षेत्र इसके एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। व्यवहारिक स्थिति की बात करें तो वर्ग विभाजन था, बहुवर्गीय समाज था ये, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, मातृ प्रधान समाज था, यानी लड़कियों की स्थिति अच्छी थी, माताओं की, और धरती माता मतलब पृथ्वी देवी की पूजा की जाती थी। वेशभूषा सौंदर्य प्रधान जीवन शैली थी, जैसे धरती माता की, मतलब जो भी पृथ्वी देवी हैं उनकी पूजा की जाती है, ऐसा माना जाता था। एक वो भी मिला था कि ऐसे पृथ्वी थी, उनके गर्भ से निकला हुआ था, ऐसे पेड़ निकला हुआ था। वेशभूषा सौंदर्य प्रधान जीवन था, ये लड़कियां चाहे कोई भी है अच्छी वेशभूषा में थी। सौंदर्य प्रशासन यानी वो कह सकते हैं कि लिपस्टिक वगैरह यूज करती थी। खान पान शाकाहारी और मांसाहारी थी। मनोरंजन के लिए संगीत और नृत्य, शिकार करते थे, पशु की लड़ाई इत्यादि देखते थे, और चेस भी खेलते थे। शवाधान की बात करें तो मृतक संस्कार कैसा था, पूर्ण समाधान किया जाता था, तो ये हड़प्पा से प्रमाण मिला था, जैसे R37। और अपूर्ण समाधान क्या होता था, अपूर्ण समाधान जैसे कि पहले डेड बॉडी को ऐसे खुले में छोड़ देंगे, सो दैट जो भी बर्ड्स, चील, कौवे, जो भी जानवर हैं उनको खाएं, फिर आधा जो बचा हुआ पार्ट होता था उसको उसका समाधान मतलब संस्कार किया जाता था। तो बहावलपुर से प्रमाण मिला पाकिस्तान से, और पंजाब में जो था, और दाह संस्कार के प्रमाण जो हैं वो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, ठीक है। तो पूर्ण समाधान कहाँ पे, हड़प्पा में मिले हैं।
सिंधु सभ्यता में मानव जाति कौन कौन थी, तो सबसे ज़्यादा मान्य है कि ये भूमध्य सागरीय थे या मेडिटेरियन या द्रविड़ और बलूची समुदाय के थे, ये मान्य है। बाकी मंगोलियन अल्पाइन ये अमान्य है, ठीक है। और राजनीतिक जीवन की बात करें तो ये भी अस्पष्ट है, संस्थागत स्वरूप अज्ञात है। कुछ मत है, जैसे हंटर ने बोला था कि जनतांत्रिक प्रशासन था, मैके ने कहा था सामुदायिक प्रतिनिधि थी, स्टुअर्ट पिगट ने पुरोहित राजा का शासन बताया, और विलर ने पुरोहित नियंत्रित शासन बताया, जबकि राम शरण शर्मा ने वणिक राज बताया, जो कि मान्य है। वणिक राज मतलब वाणिज्यिक व्यापार करते थे ये लोग, ऐसा कुछ था। इसमें प्रजातंत्र राजातंत्र ऐसा कुछ नहीं था। आर्थिक जीवन की बात करें तो बहुयामी आर्थिक जीवन था। आर्थिक जीवन के लिए कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य सब करते थे ये। कृषि की बात करें तो ये कृषि में विभिन्नता थी, कृषि में बहुत सारी फसलें उगाते थे। जैसे कि खाद्यान्न में अगर देखे जाए तो हमें चावल की जो भूसी मिली है, चावल की भूसी या चावल की भूसी जो हमें रंगपुर मिली है, गुजरात में रंगपुर से मिली है, और बाजरा का साक्ष्य हमें गुजरात से मिला है, तो ये याद होना चाहिए। फल फूल बीज, साग सब्जियां, पालक, दलहन, तिलहन, चना, मटर, सरसों का तेल, ये सब उगाते थे। और हल के प्रमाण हमको कहाँ मिले ना, खिलौना मिट्टी का हल मिला है, खिलौना का, वो बनावली जो कि हरियाणा में वहां से मिला है। और जुते हुए खेत का प्रमाण हमको कालीबंगा से मिला हुआ है, ठीक है। संयुक्त कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी चना और सरसों के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। जुते हुए खेत भी हमें कालीबंगा से मिले। और जुताई जो होती थी क्रिस क्रॉस मेथड से होती थी। चावल के दाने हमें लोथल से मिले, और चावल की भूसी हमको रंगपुर से मिली है। फल फूल में बात करें तो हमें खजूर के बीज, खरबूज बीज, तरबूज बीज, केला आदि ये सब फल फूल के अंदर आता था। पशुपालन की बात करें तो देखिए पालतू पशु इनके बकरी थे, बकरी थी, भेड़ थी, भैंसा था और बैल था। बैल की पूजा भी करते। शिकार पशु जो था बाघ था, गैंडा और कुटेन बिल्ली थी। तो भारवाहक जो सामान ढोते थे भैंसा, हाथी और गधा था। धार्मिक पशु जो था कुब्बड़ वाला बैल और डव पक्षी था। और विभिन्न अन्य जो थे मोर, काले मुख वाले बंदर, ये सब हमको मिले हैं वहाँ पे। शिल्प व्यवसाय की बात करें तो ये धातुकर्म यानी कांस्य था, यहाँ पे 7 से मिला था, जो कि हमें पता है कि कॉपर और टीन से बना हुआ है, ठीक ठीक, कॉपर एंड टीन से बना हुआ है। मृण मूर्ति कला थी यहाँ पे, या चिकोटी पद्धति से बनाई जाती थी। प्रस्तर कला थी, प्रस्तर से मूर्तियाँ। काष्ठ कला थी, लकड़ी से। बुनाई, यहाँ पे पहला सूती वस्त्र बना, कपास का उत्पादन, तो ये इंपॉर्टेंट है। आभूषण निर्माण भी करते थे। और मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन भी मिले, जो कि लाल रंग से लेपित तथा काले रंग से चित्रित होते थे। मन का निर्माण, जो कि मालाएं बनती थी बीट से, इसका केंद्र हमको लोथल और चन्नूदाड़ो में मिला है, चन्नूदाड़ो और लोथल में। और हार सोने से बना हुआ हमें मिला है, हड़प्पा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा में मिला है। संधो कला की बात करें तो संधो कला सैद्धांतिक स्थिति विविधता से युक्त है। और व्यवहारिक स्थिति की बात करें तो धातु मूर्ति कला में सर्वश्रेष्ठ थे, जो कि जो मूर्ति कला थी वो लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई जाती थी, और जिसको हम मधुशिष्ट विधि कह थे। मृण मूर्ति कला यानी मिट्टी के बनाई जाती। प्रस्तर मूर्ति कला समान थी। मुहर की बात करें, मुहर जो थे शिलाखड़ी या काली मिट्टी से भी बने होते थे। इसका उद्देश्य आर्थिक समूहों की पहचान करना। आकार कैसा होता था, वर्गाकार, चौकाकार या आयताकार भी होता था। और अन्य विदेशी मुहर भी, जैसे मेसोपोटामिया की संस्कृति से, सुमेर की संस्कृति से दंडाकार, गोल अंडाकार होते थे। भाषा की बात करें तो भाषा इनकी अज्ञात थी और जो पढ़ी नहीं गई है, तो ये चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हम मानते हैं। लेखन शैली इनकी कैसी थी, गोमित्रिका लिपि थी इनकी, ठीक है। अब ये पशुपति की मुहर जो है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पशुपति की मुहर। तो पशुपति की मुहर की बताया हमें प्रमाण कहाँ पे मिले हैं, मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। इसमें 3 चेहरे होती थी, एक दाएं बाएं ऐसे बीच में और इधर, तो 3 चेहरे होते थे। 3 सिंह वाला मुकुट भी होता था, पद्मासन में बैठा हुए हैं, और चित्रधार लिपि में अंकित हुआ है ये पिक्टोग्राफिक। और दाएं और बाएं तरफ पशु जानवर हैं। दाएं और बाएं तरफ देखा जाए तो, अगर लेफ्ट साइड देखा जाए यानी दाएं साइड देखा जाए तो बाघ और हाथी हैं, जबकि हमें राइट साइड देखें यानी हम दाएं साइड देखें तो भैंसा और गेंडा है। तो भैंसा और गेंडा राइट साइड है, और लेफ्ट साइड बाघ और टाइगर है। सॉरी, बाघ और टाइगर तो सेम है, टाइगर और हाथी हैं। नीचे जो है पशुपति के जो स्टैचू हमको मिला, हिरण का एक जोड़ा है, हिरण का एक जोड़ा हुआ है। ये हमको प्रमाण कहाँ पे मिले, मोहनजोदाड़ो पे। व्यापार वाणिज्य की बात करें तो ये अलग अलग संस्कृति से व्यवहार भी करते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया से करते थे, चाइना उस टाइम समकालीन। देखिए समकालीन इनकी सभ्यता कौन कौन सी थी, चाइना की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो ये सारी सभ्यताएं उस टाइम विकसित हुई थी समकालीन में अगर आए तो ये देखिए, अगर देखिए तो यहाँ कोलार की खान कर्नाटका में, यहाँ से सोना आता था यहाँ पे। और अफगानिस्तान से चांदी, टेन, सोना, ये ईरान से भी करते थे। तांबा राजस्थान से भी करते थे, और गुजरात से गोमद सीप वगैरह ये आया। निर्यात भी करते थे ये। निर्यात में ये देखिए यहाँ पे निर्यात में मेसोपोटामिया के साथ
तो निर्यात में ये कौन कौन सी वस्तु भेजते थे? जो ऑबनुस की लकड़ी होती थी ना, ये इसका निर्यात करते थे, और काजल का निर्यात करते थे, हाथी दांत के बने मोर कंगे आदि का ये निर्यात करते थे, काजल लगाने वाली सिलाई का निर्यात करते थे। तो ये जो करते थे, देखिए माकन जो है ना, मेसोपोटामिया जाने के लिए माकन या बंदरगाह का यूज करते थे। ठीक है, क्लियर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ ऊपर नोट किया, वो नोट कर ले आप। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे बागपत के सनौली में हुए उत्खननों से एक बहुत ही विशिष्ट उत्तर हड़प्पा कालीन सिमेट्री या कब्रगाह की प्राप्ति हुई है। कहाँ पे? बागपत की सनौली में। ये उत्खनन जो निर्देशक थे या निर्देश दिया था, डीबी शर्मा ने दिया था। अब हम माप या बाट की बात करें तो 16 मल्टीपल, जो 16 के गुणज के भार का माप होता था। तो ये आपको याद कर लेना, जो कि काले, चितगवरे या बलुए पत्थर से निर्मित था। पैमाना जो होता था तांबे का होता था, हाथी दांत का होता था, सिप का या मिट्टी का भी हो सकता था जो पैमाना था। धार्मिक जीवन की बात करें तो सैद्धांतिक स्थिति दर्शन इनका अस्पष्ट है। व्यवहारिक स्थिति की बात करें तो द्वंद्वात्मक मान्यता थी, पुरुष शक्ति, प्रीतवाद, जैविक शक्ति, अन्य और नाग की पूजा करते थे, लिंग की पूजा करते थे, चौनी की पूजा करते थे, प्रतीक पूजा, जल की पवित्रता, पशु बलि, ये सब मतलब ये प्रकृतिवादी थे, प्रकृति की पूजा। स्वास्तिक, चक्र, ध्वज जैसे प्रतीकों की भी पूजा करते थे। अग्निकुंड, यज्ञ वेदी, ताबीज व गड़े, पारलौकिक जीवन में विश्वास इत्यादि ये करते थे। तभी तो यज्ञ के साक्ष्य भी मिले हैं हमको। प्रमुख स्थल जो अभी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो इंडिया में और वर्ल्ड में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे सर्वप्रथम जो साइट्स खोजी गई थी, जिसका एक्सकवेशन हुआ था या उत्खनन जिसे कहते हैं, तो एक्सकवेशन जिसका हुआ था, खोज करता थे दयाराम शाहनी, किसके? हड़प्पा नगर। ये नदी तट पूछा जाता है तो रावी नदी, जो कि पाकिस्तान में ये साइट है। खोज वर्ष 1921 में। प्राप्त सामग्री यहाँ पे देखिए तो अन्नागार मिला है, जो कि ग्रेट अन्नागार नहीं, ग्रेट ग्रेनरी नहीं है। ग्रेट ग्रेनरी हमको मोहनजोदाड़ो में मिलती है और ग्रेट बाथ हमको मोहनजोदाड़ो में मिलती है। यहाँ पे हमको 6 केरोज में, यानी 6 ऐसे पंक्ति में हमको अन्नागार की पंक्तियाँ मिलती हैं। और श्रमिक आवास भी हमको मिलता है यहाँ पे 15 रूप। साथ ही ताम्र उद्योग केंद्र भी हमको यहाँ पे मिलता है। यहीं पर 18 कच्ची मिट्टी के चबूतरे भी मिले थे, जिसको जिगोरेट्स कहते हैं। पैमाना भी मिला है यहाँ पे तांबे का, और पाशा और डाइस भी घनाकृति का हमको यहीं पे मिला है। यहाँ पे पृथ्वी देवी का ये मूर्ति मिली है, जो कि बताया ना, ये पृथ्वी के गर्भ इस तरीके से बना हुआ है। तो उर्वरता देवी या पृथ्वी देवी की मूर्ति या मुहर मिली है, जिसपे मूर्ति जो मिली है, नृत्यरत पुरुष मूर्ति मिली है यहाँ पे। साम्यता जो नटराज की पत्थर मूर्ति से दी है, जो कि स्लेटी रंग की पत्थर की मूर्ति है। डांसिंग गर्ल हमको मोहनजोदाड़ो में मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमको नृत्यरत पुरुष की मूर्ति मिलती है। और मूर्ति की बात करें, काले पत्थर की नग्न मूर्ति मिलती है। तुलना जैसे साधु या जिन की सभ्यता से किया, यानी जितेंद्रिय विजेता जो होते हैं, जो जैन धर्म से, उनसे किया गया है। तो तुलना जैन साधु या जिन की सभ्यता से इसका किया गया है। जो काले मूर्ति की बात करें तो लाल पलवा पत्थर का धड़ मिला है हमको। शंख का बना है, यहाँ पे बैल भी मिला है। मजदूरी के आवास भी मिले हैं, और एक इक्का गाड़ी खिलौना भी मिला है। ठोस पहियों वाली ताम्र गाड़ी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोने के मनके वाला हार मिला है, और सोने के मनके वाले हार हमको यहाँ पे मिले हैं हड़प्पा में, अभी ऊपर भी बताया था। चमड़े के बेल्ट जैसी चीज मिली है यहाँ पे। मुद्रा की बात करें तो यहाँ मुद्रा मोहर भी मिले हैं, स्टैम्प सील भी मिला है यहाँ पे। कुछ और साइट्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। सावधान की बात करें तो यहाँ पे आर्य 37 नाम का कब्र क्षेत्र मिला है, जो कि हड़प्पा लोगों के सावधान क्षेत्र है। कब्रिस्तान 4 संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, जो विदेशियों की कब्र है। और यहाँ से गरुड़ के पैरों या पंजों में दबे हुए सांप की आकृति मिली हुई है। यहीं से लकड़ी के ताबूत या कॉफिन जो होता है, जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, 100 दफनाया गया है। 100 के दाहिने हाथ में उंगली में तांबे की अंगूठी मिली है। यहाँ से 20 नर कपाल या खोपड़ियाँ मिली हैं, और हाथी की खोपड़ी भी यहाँ मिली। एक सावधान से हत्था लगा दीपक मिला हुआ है। तो ये हम हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ और यूपी के साइड से देख लेते हैं, जैसे हुलास जो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। बड़गांव भी सहारनपुर में, ये भी हड़प्पन साइट्स है, सॉरी ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं। बालू जो प्लेस है वो हरियाणा में है। और उत्तर प्रदेश में देखें तो भटपुरा, मानपुरा, ये बुलंदशहर में हमको मिला है। और कैराथा जो है मुजफ्फरपुर में उत्तर प्रदेश में मिला है। तो अगर उत्तर प्रदेश का पूछा तो आपको पता होना चाहिए। मैचिंग में हुलास का पूछ सकता है, सहारनपुर, बड़गांव, भटपुरा, मानपुरा या मुजफ्फरपुर पूछ सकता है। कैराता कहाँ पे है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, या मृतकों का टीला जिसे कहते हैं।
ठीक है। मृतकों का टीला इसका मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, ठीक है, इसका मीनिंग है। यहाँ किसके खोज करता है, इसकी खोज 1922 में हुई है, सेकंड। और ये सिंधु सभ्यता जो है, नदी है सिंधु, वो रावी नदी थी, ये सिंधु नदी के बाएं तट पे, बाएं तट पे, ये भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, किस तट पे है, बाएं तट पे है सिंधु नदी के। और अन्नागार पे यहाँ पे हमको ग्रेट ग्रैनरी मिली है, जिसकी लंबाई हमको पता है कि इसकी लंबाई जो है 45.71 और चौड़ाई इतनी है, ठीक है, 15.23, जो कि पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक इसकी लंबाई 45 मीटर ही है। और यहाँ पे हमको ग्रेट ग्रेनरी भी मिली, ग्रेट बाथ भी मिला, ग्रेट स्नानागार मिला है, जो कि जिसकी लंबाई हमको पता है कि 11.88 और 7 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। इसकी गहराई 2.43 मीटर है। और यहाँ पे स्नानागार को जल रोधी बनाने हेतु चूना व जिप्सम ईंटों की चिकनाई में प्रयोग किया गया है। और उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था स्नानागार हेतु की गई थी। स्नानागार में स्वच्छ जल आपूर्ति हेतु कुएं का निर्माण किया गया था, जिससे स्वच्छ जल की आपूर्ति स्नानागार को हो जाती है। स्नानागार की बात करें, जो बात है, स्नानागार के जल को प्रदूषित हो जाने के उपरांत जल को नालियों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता था, जिसके उपरांत जैसे आपका स्विमिंग पूल है ना, उसी तरीके से ये भी होता था, पुनः स्वच्छ जल कुएं में लाकर भर दिया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे किया जाता था। स्नानागार के जल जो थे, जल क्षेत्र की बाहरी दीवार दोहरी दीवार के रूप में विकसित किया जाता था, और इन दोनों दीवारों के बीच में बिटुमिन यानी डामर जैसी सामग्री का प्रयोग करते थे। स्नानागार को पूर्णतः जलरोधी बनाया गया था। वस्त्र बदलने या चेंज करने के लिए अलग से कमरे होते थे। तो स्नानागार का परिमाप यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया है, आपको समझ हो जाए। यहाँ पे पुरोहित आवास होते थे, यानी अर्नेस्ट मैके ने इस भवन को पुरोहित आवास कहा था, एक भवन मिला था। सभा भवन की बात करें तो 20 स्तंभ पर टिका एक भवन मिला था, इसमें इसमें लकड़ी की बेंचें पड़ी थी, जॉन मार्शल महोदय ने इसे सभा भवन कहा था, तो इसके वजह से पुरोहित भवन, सभा भवन। और नगर की बात करें तो नगर 12 खंडों में विभाजित है, जो मूलतः 2 हिस्सों में विभाजित था। तो 12 खंडों में विभाजित है, जो मूलतः 2 हिस्सों में विभाजित है, जैसे गढ़ी और आम नागरिक का क्षेत्र जो बताया था ना। तो ये आम नागरिक का तो सुरक्षा दीवार नहीं थी, लेकिन सुरक्षा दीवार से घिरी गणमान्य लोगों की बस्ती गढ़ी होती थी। तो अभी ऊपर भी मैंने बताया। समानता हड़प्पा सभ्यता के नगरों की पश्चिम से हिस्सा, जो नगर होते थे ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ बनाए जाते थे, ये मैंने अभी बताया ना, एक्सेप्शंस भी बताए थे, क्या अपवाद था। तो समानता हड़प्पा सभ्यता के महानगरों का पश्चिम से हिस्सा अर्थात गढ़ी ही सुरक्षा दीवार से घिरे होते थे, किंतु अपवाद स्वरूप मोहनजोदाड़ो के पूर्वी नगर अर्थात आम जनता का निवास स्थान भी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। अब ये अपवाद है, अभी तो मैंने बताया ना। तो गढ़ी के साथ साथ आम जनता का भी सुरक्षा दीवार से घिरी होती थी। पशुपति की मुहर की बात करें तो यहाँ पे पशुपति की मुहर मिली थी, जो कि आदि योगी कहा था जिसे मार्शल ने। और शैव धर्म में शिव का एक अन्य नाम पशुपति होता है, और जीव का स्वामी जिसे कहते हैं। और एक मंच पर ध्यान मुद्रा में विराजमान है, ऐसा मिला जो अभी मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। यहीं से बेलनाकार मुहर मिली है, और जो कि जिसकी संभावना यह है कि विदेशी है। और एक मुद्रा मोहर नाव की आकृति बनी हुई है। ये मॉडल मिला है, मॉडल 2 जगह से नाव की मिली है, एक तो लोथल और मोहनजोदाड़ो से हमें मिली है, लोथल मोहनजोदाड़ो से हमें नाव मिली है। मूर्तियाँ बात है, पुरोहित की मूर्ति मिली है हमको, और यह 3 पत्ती वाले डिजाइन युक्त शॉल धारण किए हुए थे, जो ये मूर्ति मिली है। कांस्य की नृत्य यानी डांसिंग गर्ल हमको मिली है, मेड बाय लॉस्ट वैक्स टेक्निक, और हमको नर्तकी मिली डांसिंग गर्ल, जो कि ब्रॉन्ज से बनी है। मार्त देवी या मृद मूर्तियाँ मिली हैं। घुटनों के बल चलते हुए 2 बालकों की मूर्तियाँ भी यहीं पे मिली है, और मृद मूर्ति आभूषण पहने हुए हैं। अर्धमानव या अर्धभाग की मूर्ति भी हमको यहीं मिली है। एक बंदर की मृद मूर्ति मिली है, जो धागे पर पीछे सरकती है। यहाँ तांबे के कुत्ते की आकृति मिली है, तो तांबे के कुत्ते की आकृति हमको यहीं पे मिली है। यहाँ वसूला में यहाँ वसूला मिला, जो कि भवन निर्माण में प्रयुक्त होता था। यहाँ 2 आरियाँ मिली हैं, ठीक है, कांसे की और तांबे की, ठीक है। और लाल कपड़े से लिपटा हुआ तांबा का अस्तूरा मिला है, चांदी के डिब्बे के अंदर मिला है। यहाँ मुद्रा में बैठी एक मानव आकृति भी मिली है। यहाँ पे योग मुद्रा में बैठी मानव आकृति मिली है। हेयर पिन भी हमको यहीं पे मिला, जो कि तांबे और हाथी दांत का बना। यहाँ से चांदी की थॉल प्लेट मिली है, या अर्ध बर्तन भी मिले हैं। अंतिम संस्कार के बाद दफन एवं एक दफन का साक्ष्य मिला है, जो कुछ इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब आमरी का जमा आपको बता दिया ना। हाँ, तो अगर देखा जाए तो नोट कर लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः कच्ची सड़कें मिली हैं, जो हड़प्पा भी ऊपर बताया मैंने। और कुछ और प्लेसेस हैं, देख लीजिए ये।
हाँ, अब हम बात करेंगे कालीबंगा। नेक्स्ट बात करेंगे कालीबंगा। तो खोजकर्ता ब से बंगा, बीबी लाल और बीबी थापर याद कर लेना। ईयर 1961 था और ये घग्गर नदी के तट पर है। और ये हनुमानगढ़ी जो कि गंगानगर राजस्थान में है, इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ, मीनिंग इसका यही है। कृषि की बात करें, यहाँ हड़प्पा पूर्वकालीन कृषि कालीन प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं। यहीं पे खेत में क्रिश क्रॉस प्रणाली से मिला है। यहाँ से एक खेत में चना यानी संयुक्त कृषि की साक्ष्य मिले, चना और सरसों के, जो अभी दिखने को मिलता है। यहाँ से तंदूर मिलते हैं जो आज के तंदूरों के समान है। गोल अंडाकार अन्न भंडारों के प्रमाण मिलते हैं। मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा मिट्टी के खिलौने हमें लोथल और कालीबंगा मिले हैं। नगरीकरण की बात करें, गढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत अग्निकुंड अंगे वेदिका मिली है। तो अगर पूछा जाए कि अग्निकुंड या यज्ञ वेदिका कहाँ से मिली है, तो हमें कालीबंगा से मिली है। कच्ची ईंटों के बने चबूतरे मिले हैं हमें। निचला नगर से अपवाद स्वरूप रक्षा दीवार मिली है। तो जैसे हमें मोहनजोदाड़ो में मिली है रक्षा दीवार, ऐसे ही यहाँ भी मिली हैं। सड़कों का पक्का करने का प्रयास मिला है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमें पता है ये ना, सिंधु सभ्यता में क्या है, सड़कें कच्ची होती थी, लेकिन यहाँ मृद भांडों का प्रयोग करके उसको पक्के करने का प्रयास मिला है। यहाँ पे नालियों का अभाव था। लकड़ी के नालियों का प्रयोग करना कालीबंगा की विशेषता है। यहाँ भवन में कई फर्श का पक्का व अलंकृत करने का प्रयास भी मिलता है। इसके लिए टाइल्स जैसे प्रयोग भी किया जाता है। पक्की ईंटों का प्रयोग मात्र कुएं, नाली इत्यादि में किया गया था। और मुहर की बात करें, ये जो मुद्रा थी बेलनाकार मुद्रा थी, जो कि मेसोपोटामिया संस्कृति की थी। यहाँ अग्नि वेदिका मिली, यज्ञ के साक्ष्य मिले। समाधान की बात मिले तो यहाँ पे 37 कब्रें मिली हैं। सामान्यतः सिंधु सभ्यता के जो कब्रें होती थी, जो सिंधु सभ्यता की जो उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था सभ्यता में, लेकिन हम उत्तर से ऐसे दक्षिण में दफनाते हैं। अभी भी ये होता है कि उत्तर से दक्षिण की साइड में जो मृत डेड बॉडी होती रखी जाती है। यहाँ पर अपवाद स्वरूप जो डेड बॉडी थी, ये सब दफनाया जाता था, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ दफनाया जाता था। तो ये एक पॉइंट याद कर लेना। अब यहाँ पे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ। जो रोचदी है, ये लाल, काले और चमकदार मृद भांड यहाँ पे मिले हैं। हाथी के अवशेष मिले हैं गुजरात में। ये जो रोचदी जो है गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पे मांडा पता है ना, मृत भांड मिला है। हड्डी के नुकीले बाड़ाग्र मिले। मांडा आपको मैंने बताया ना, मांडा कहाँ पे, जम्मू एंड के में। तो ये याद कर लेना, रोचदी गुजरात में। साइट्स इंपॉर्टेंट, ये दिख नहीं रहा है तो मैं बता देती हूँ। दोनों ये क्या हो गया, लेकिन यहाँ ये कालीबंगा के ही है। अभी मैं ऊपर कर, यहाँ से एक युग में समाधान मिला है कालीबंगा से। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। पैमाना में पक्की मिट्टी का मिला है। एक बर्तन में सूती कपड़े में जो लिपटा हुआ, लपेट के रखा हुआ हमें उस्तुरा मिला है। और एक जो रेजर होता है ना दाढ़ी बनाने वाला, और एक हमें, ये तो नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल की बात करें तो लोथल की खोज हुई थी 1954 में। 1955 टू 1962 मान लीजिए। खोज करता थे SR राव, ठीक है। ये लोथल कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में। कौन सी नदी है? भोगवा नदी है। मृदभांड जो होते थे अभ्र के लाल होते थे। अन्नाघर सर्वाधिक बड़ा भवन होता था यहाँ पे। गोदी बाड़ा मिला है, बंदरगाह, वेरी वेरी इंटर, गोदी बाड़ा, गोदी कहाँ पे मिला है? हमें लोथल में। भोगवान नदी पर नहर बनाकर एक गोदी बाड़ा विकसित किया जाता था, बंदरगाह बनाया जाता था। यहाँ से चावल के दाने मिले हैं। चावल के दाने मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों से बाहर से चिपके हुए मिले थे। यहाँ पे धान की भूसी मिली है और रंगाई कुंड मिला है। अग्नि पूजा के यहाँ साक्ष्य मिले, यज्ञ कुंड मिले हैं, हवन कुंड के प्रमाण भी हमको मिले हैं। और अग्नि वेदिका मैंने बताया उसमें मिला था कालीबंगा में। सोने के मनके तथा अन्य उत्पाद भी यहाँ पे मिले हैं। मनका बनाने के कारखाने हमें यहीं मिले हैं, चन्नूदाड़ो और लोथल में ही, जो बीड्स होती थी, मालाएं बना। हाथी दांत का पैमाना भी हमको यहीं मिला है। हाथी दांत का पैमाना वेरी इंपॉर्टेंट, हमें लोथल से मिला है। पैमाने जो होते थे तांबे के होते थे, मिट्टी के होते थे और हाथी दांत के होते थे। तो तांबे के पैमाने हमको हड़प्पा में मिले हैं। हड़प्पा से हमें सोने का हार भी मिलता है। और मिट्टी का जो होता था कालीबंगा से होता था। हाथी दांत हमको लोथल से मिला है। तो ये 3 पैमाने याद कर लेना। देखिए, अगर बात करें तांबे, तो तांबे कहाँ है? हड़प्पा में मिले हैं। मिट्टी के कालीबंगा में, और हाथी दांत के लोथल में मिले हैं। यहाँ पे ममी मिली है, जो डेड बॉडी को ऐसे रखा जाता है, तो वो ममी। सूती वस्त्र रंगने के यहाँ पे हमें प्रमाण मिले हैं। बेलनाकार मुद्रा मिली है। और कांच की बनी हुई सुई भी मिली है। यहाँ से बर्मा ये बुरीन छेदक यंत्र मिले हैं। और चक्की के पार्ट, यानी पत्थर के मिले, चक्की के जो पार्ट होते हैं वो मिले हैं। मिट्टी से बना हुआ एक जहाज खिलौना स्वरूप हमको मिला है, मिट्टी से बना हुआ। 3 युग्मित समाधान मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे? यहाँ पे हमें लोथल में, सॉरी हाँ लोथल में। और
हमें यहाँ पे द्विस्तरीय यानी द्विसव संस्कार भी मिले हैं, तो इम्पोर्टेंट है। द्विसव संस्कार कहाँ पे, ये पूछा गया है प्रीवियस से, तो यही लोथल से मिले हैं। क्लियर, लोथल से। कहाँ पे, गुजरात है। पंचतंत्र की कहानियां लोमड़ी और कौवा का दृश्य मृदभान पर मिला है, और यहाँ खिलौना नाव मिला है। खिलौना नाव मैंने कहाँ पे बताया था आपको, यू कहाँ पे खिलौना हमें लोथल में मिला, और ये जो मिला है हम, यस, खिलौना यहाँ पे लोथल और मोहनजोदाड़ो में मिला है, पूछा गया नाव का। अब देखिए मांडी जो है, मांडी कहाँ पे, मांडी जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, और दसलपुर गुजरात में है, और पाडरी पडोरी जो है ये भी गुजरात में। ये प्लेसेस है, याद कर लेना। अब हम इसी के अंदर लोथल के अंदर की बात करें तो हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। हाथी, क्योंकि हमने द्विशव पढ़ा ना, द्विशव का हमें साक्ष्य मिला है, तो द्विशव तभी होगा जब पति पत्नी को साथ में दफनाया जाएगा। तो ये यहाँ पे सती प्रथा का साक्ष्य हमें लोथल में मिला। टेराकोटा जो मिट्टी पे डिजाइन होते, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसको कहते हैं। तांबे का मानव आकृति मिली है। समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ से घोड़े की मृत मूर्ति प्रमाण मिले हैं। दोहरा कब्र यानी शतरंज, यहाँ पे दोहरा कब्र बताया ना, द्विस्व कब्र मिला है हमको, तो मतलब यहाँ पे सती प्रथा हुई थी। और शतरंज या मनोरंजन का साधन यहाँ पे शतरंज होता था। और यहाँ पे देखिए कुछ हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, जो हमें यहाँ से घोड़े की मृत मूर्ति के, घोड़े की अस्थि हमको कहाँ मिली है, सुरकोटदा में। मृत मूर्ति हमको लोथल में मिली है। और दांत हमें कहाँ पे मिला है, राणा घुंडई में। मृत मूर्ति लोथल में मिली है, और घोड़े की अस्थि हमको सुरकोटदा में मिला है। हाथी के भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे चन्नू दाड़ो। चन्नू दाड़ो की खोजकर्ता आरसी मजुमदार है, और सिंधु नदी के तट पे है दाई। अब हम बात देखिए, बाई और मोहनजोदाड़ो था, दाई और ये है। 1931 में इसकी खोज हुई थी। और उत्खननकर्ता जो थे, निदेशक जो थे अर्नेस्ट मैके, उत्खननकर्ता जो खोज करते थे आरसी मजुमदार। पाकिस्तान सिंध प्रांत में है ये। मनका बनाने का यहाँ पे कारखाना है। सौंदर्य प्रशासन के प्रमाण हमको यहीं से मिले हैं, चन्नू दाड़ो से। चन्नू दड़ों से लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा, तो हमें पता चला यहाँ पे मेकअप करते थे लोग। यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं। और तांबे की बनी 2 खिलौने की गाड़ी मिली है हमको। इंक पॉट का प्रमाण भी हमको यहीं पे मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चन्नू दाड़ो से। यहाँ अगर बात करें, यहाँ पे कर्व और वक्राकार ईंटें मिली हैं, जिनका प्रयोग कुएं के निर्माण में किया जाता था। किले का ध्रुवीकरण नहीं मिला, नो सिटाडेल। सिटाडेल यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे सुंदर प्रशासन की चीजें मिलती हैं, तो ये याद कर लेना। कौन सी नदी पे, सिंधु नदी पे। कौन सी तरफ, दाईं तरफ। और ये आरसी वेस्ट, सॉरी ये नहीं है, नो सिटाडेल पूछा जाता है, कहाँ पे सिटाडेल नहीं मिला, तो किले का ध्रुवीकरण यहाँ पे नहीं हुआ। वनावली की बात करें तो वनावली कहाँ पे है, हरियाणा में, हिसार में। खोज करता थे आर एस वेस्ट, जिनका पूरा नाम रविंद्र सिंह वेस्ट था। 1974 में हुआ था। यहाँ पे नालियाँ जो है अव्यवस्थित है, नालियाँ प्रॉपर नहीं है। ये कौन सी नदी है जो कि अब नहीं है, नदी सरस्वती। और मिट्टी का खिलौना वाला हल हमको यहीं मिला है, कहाँ पे, बनावली में। जौ तांबे के वड़ागर मिले हैं। बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियां मिली हैं। अग्नि वेदी का प्रमाण हमको मिला है। हवन वेदी मिला है, जैसे कालीबंगा में मैंने बताया, लोथल में भी मिला और वनावली में मिला। तो हमको 3 जगह यज्ञ वेदिका मिली है, लोथल, वनावली और कालीबंगा में। लोथल, वनावली, कालीबंगा में, तीनों भारत में, सॉरी हाँ, तीनों नहीं, कालीबंगा, लोथल और वनावली में हमको मिली हैं तीनों, ठीक है। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा के खोज करता है जेपी जोशी और आर विस्ट। कब हुई थी, 1967 टू 68 में। ये जो धौलावीरा है ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र का भाग है। चौथे बड़े महानगर के रूप में, ये इग्नोर कर दीजिए। तो हमें पूछेगा ना कि सबसे बड़ी साइट कौन सी, तो पहले तो मोहनजोदाड़ो थी, लेकिन अब जो है राखीगढ़ी हो गई है। तो राखीगढ़ी जो है ये साइट हो गई है, हरियाणा की राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट। उसके बाद मोहनजोदाड़ो हो गया है। तो 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो यहाँ पे ये इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे हाँ, एकमात्र महानगर है, ये पता होना चाहिए कि एकमात्र महानगर है जो 3 उपखंडों में बटा हुआ है। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो 3 उपखंडों में धौलावीरा जो है
3 सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ भी है और 3 उपखंडों में बटा हुआ है। अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ 16 जल भंडार के केंद्र भी मिले हैं। अब यहाँ पे धौलावीरा, तो धावक, धावक मतलब दौड़ने वाला, और वीर ही दौड़ता है, तो स्टेडियम भी हमको यहाँ मिला, स्टेडियम। तो यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, ये ट्रिक था मैंने जो बताया। तो यहाँ पे सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित स्थल जो है राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी में हरियाणा में 64 उत्खनित स्थल हैं। और ओके, यहाँ पे विशाल जलाशय मिला है, कहाँ पे? बनाउनी में। कहाँ पे? बनाउनी में, ठीक है, धौलावीरा में पड़ रहा है, सॉरी। विशाल जलाशय हमें धौलावीरा में मिला है, स्टेडियम भी हमें धौलावीरा में मिला है। यहाँ से बड़े अक्षरों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेडियम, यहाँ से बड़े अक्षरों वाले 10 अक्षर लिखी नामकरण अथवा नगर के नेम प्लेट भी मिली है। यहाँ से बड़ी मात्रा में मृदभांड और खिलौने तथा उपयोगी सामग्रियाँ मिली हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा में हमें प्रतीकात्मक सावधान के प्रमाण मिले, मतलब उसमें 100 नहीं है, खाली है। यहाँ से 6 कब्रें मिली है जिसमें एक भी शव नहीं है, डेड बॉडी नहीं है उसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धौलावीरा में, क्योंकि सब दौड़ रहे थे, निकल के दौड़ गए तो ऐसे याद कर लेना। और 2021 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है धौलावीरा को, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं मिलता है, हमें डेड बॉडी तो मिलती नहीं है कब्र में, तो ये पता होना चाहिए। कुछ और भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखी हैं जो कि दूसरे साइट्स के बारे में है, जो मुझे जगह नहीं मिली थी तो मैंने यहाँ कवर कर लिया, तो मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। सुरकोटदा कहाँ पे? यहाँ पे कलश के सावधान मिले हैं। घोड़े की अस्थियाँ पूछेगा, घोड़े की अस्थियाँ कहाँ मिली हैं? यहीं सुरकोटदा भी, ऊपर भी मैंने आपको बताया कि घोड़े की अस्थियाँ, घोड़े के दांत और कहाँ पे मिले हैं। तो इस सुरकोटदा में हमें घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, या जगपति जोशी ने उत्खनन करवाया था, और ये गुजरात में है, ठीक है। 79 जो प्लेस है ये भी गुजरात में है। बंदरगाह 2 हत्थे कटोरे, मिट्टी के खिलौने गाड़ी, सेल खड़ी के मन के और लंबी सुराही हमको गुजरात में मिली है। सुरकोटदा कहाँ में है? गुजरात में। ये दोनों प्लेसेस गुजरात में हैं। ओके, नेक्स्ट प्लेस की बात करेंगे हम, राखीगढ़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट है ये, तो सबसे बड़ी साइट बन गई है ये राखीगढ़ी, और खोज करता है राखी सूरजभान, आचार्य भगवान दास और अमरेंद्र नाथ ने किया था उत्खनन। तो ये हुआ था 1997 में। और नदी कौन सी है? तो हागरा नदी, घग्गर नदी और दसकती, हाँ ये नदी है घग्गर नदी। और जिला कहाँ है? हिसार, हरियाणा में हमको मिला है। और इंडिया की भी सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी, ठीक है। यहाँ से बहुसंस्कृति जीवन के प्रमाण मिले हैं। इस विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा, ताम्र प्रसार इत्यादि काल के भी प्रमाण हमको यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। यही था। बुर्ज होम की बात करें तो हम पाषाण काल में पढ़ेंगे बुर्ज होम कहाँ पे है। बुर्ज होम तो हमको पता है कि कहाँ पे है। आमरी बुर्ज होम, ये सब पाषाणकालीन हम संस्कृति जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर है। आमरी हमको पता है पाकिस्तान में। रोपड़ आते हैं। रोपड़ क्या है? सतलज नदी के है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी उत्खनन करवाया था, और ये पंजाब में रोपड़ है। यहाँ पे मृदभांड, तांबे और बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य हमको रोपड़ में मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे? पंजाब में। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात के काठियावाड़ी क्षेत्र में भादर नदी पे है। वर्ष 1953 से 54 में रंगनाथ नाव, रंग से रंगनाथ, ठीक है। धान का भूसा हमको मिला है, चावल की भूसी कह सकते हैं, यहीं से रंगपुर से मिला है। सुतका गेंडोर हमको पता है कि ये हिंदन नदी पे है, और 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी। उत्तर प्रदेश के सॉरी एक सेकेंड, एक गलत हो गया। सुतका केंडोर बंदरगाह है। ताम्र निर्मित बाड़ाग्र तथा मिट्टी की चूड़ियां हमें मृदभांड यहीं पे मिली हैं। ये बलूचिस्तान में है सुतका केंडोर, ठीक है। अभी आते हैं आलमगीर। ये हिंडन नदी पे 1998 यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। मेरठ जिला में उत्तर प्रदेश की। रोटी बेलने की चौकी, मृदभांडों पर मोर और त्रिभुज गिलहरी की चित्रकारी हमको यहीं मिली है। लास्ट, सबसे लास्ट यही है कोट दीजी। कोट दीजी जो है ये सिंधु नदी 1961 में फजल अहमद ने की थी, और पाकिस्तान में है ये प्लेस। यहाँ पे चित्रित मृदभांड और शादी तथा रंगीन चूड़ियाँ, पत्थर के बाड़ाग्र, मात्र देवी की मूर्तियाँ, पत्थर की चाकी, कांसे की अंगूठियाँ हमको यही मिली हैं। तो ये पूरा कवर कर लिया हमने। इसमें हमने यूपी का भी डिस्कस किया, इसलिए क्योंकि यूपी का आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे हुलास कहाँ पे है और रोपड़ कहाँ पे पंजाब पे, ये सब पूछा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।